दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इस्लाम न सिर्फ आबादी के लिहाज से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, बल्कि साथ ही साथ आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला भी रिलीजन है। दुनिया में आजकल शायद ही कुछ ऐसे गिने चुने इलाके होंगे कि जहां पर एक भी मुसलमान न रहता हो, बल्कि 55 से लेकर 60 तक तो दुनिया में ऐसे देश हो चुके हैं कि जो अपने आप को ऑफिशियली एक मुस्लिम देश के तौर पर कंसीडर करते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर एक दिलचस्प बात ये भी है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों और अलग अलग देशों में रहने वाले ये सारे ही मुसलमान बुनियादी तौर पर भले ही एक हों, मगर बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जैसा कि नस्ल में, ज़बान में, इवन ट्रेडिशन और कल्चर में भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। एक दूसरे से अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि दुनिया के एक कोने में रहने वाले मुसलमान की जिंदगी जीने का तरीका, उसकी सोच, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन और उसकी जबान पूरी तरह से अलग होती है उस दूसरे मुसलमान से कि जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में रह रहा है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया को ही ले लीजिए। वैसे तो जनरली मुसलमानों में जो दो सेक्ट हैं, यानी कि शिया और सुन्नी, उसमें से सऊदी अरबिया में सुन्नी को फॉलो किया जाता है। मगर सऊदी अरबिया का जो सुन्नी सेक्ट है वो दरअसल पूरी तरह से वहाबीइज्म और सलफीइज्म से प्रभावित है, यानी उससे इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरबिया में ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह ही जहां एक तरफ LGBTQ पर पूरी तरीके से पाबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलीगमी भी वैलिड मानी जाती है, यानी यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ही एक मर्द 1 से लेकर 4 तक निकाह कर सकता है। सऊदी अरबिया के ही बिल्कुल पड़ोस में मौजूद है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ के मुसलमान सऊदी अरबिया के मुकाबले में कुछ ज्यादा मॉडर्न लाइफ जीते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो सुन्नी इस्लाम है वो भी सऊदी अरबिया से जरा हटकर वहाबीज़म और सलफीज़म की बजाय मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो 4 मशहूर मसलक पाए जाते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, इनमें से UAE के ज्यादातर लोगों की तरफ से मालिकी मसलक को फॉलो किया जाता है। बाकी चाहे मामला हो LGBTQ का या फिर पॉलीगमी का, इन दोनों ही मामलों में UAE के रूल भी सऊदी अरबिया की तरह हैं, यानी LGBTQ जहां एक तरफ पूरी तरह से बैन है तो वहीं दूसरी तरफ पॉलीगमी वैलिड है। बात कर लें अब अगर गल्फ की ही एक और मशहूर कंट्री कतर के बारे में, तो कतर में भी जो मेजर सेक्ट है मुसलमानों का वो दरअसल सुन्नी है, मगर यहाँ का जो सुन्नी सेक्ट है वो दरअसल पूरी तरीके से 4 स्कूल ऑफ थॉट में से हम्बली मसलक से प्रभावित है, यानी यहाँ के ज्यादातर लोग हम्बली मसलक को ही फॉलो करते हैं। हालांकि यहाँ पर सऊदी अरबिया की तरह कुछ हद तक वहाबीज़म और सलफीज़म भी पाया जाता है। जहाँ तक मामला है LGBTQ का या फिर मर्द की तरफ से 1 से ज्यादा निकाह का, तो इसके रूल्स भी इस मामले में पिछली दोनों कंट्रीज के बिल्कुल सिमिलर हैं। मिडिल ईस्ट की एक और मशहूर और बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ईरान। ईरान दरअसल एक सुन्नी नहीं बल्कि शिया कंट्री है। अब क्योंकि वक्त के साथ ही शिया ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो ईरान में लोग रहते हैं वो दरअसल टोइलर शिया हैं, यानी कि ऐसे शिया लोग कि जो 12 इमामों को मानते हैं और जिनको हम लोग असना अशरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो चाहे LGBTQ का मामला हो या फिर 1 से ज्यादा निकाह का, इन दोनों ही मामलों में ईरान के रूल्स और ईरान के कायदे कानून भी पिछली ही सारी कंट्रीज की तरह हैं। मगर हाँ, यहाँ पर एक फर्क है और वो ये है कि ईरान में जो हिजाब है वो मैंडेटरी है, यानी कि हर मुस्लिम औरत के लिए जरूरी है कि वो पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहने। जबकि इसके उलट जिन 3 मुस्लिम देशों के बारे में पहले बात हो चुकी है वहाँ पर ऐसा कानून नहीं पाया जाता है। वहाँ पर हिजाब ऑप्शनल है, यानी कोई औरत पहने या ना पहने ये उसका अपना पर्सनल मामला है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज से कोई भी मतलब नहीं रखती है। ईरान का ही एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिया ग्रुप के लोग मेजॉरिटी में हैं, मगर सुन्नियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है, और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से पिछले एक लंबे वक्त से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि पावर हासिल करने के लिए यानी हुकूमत किसकी होगी इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। पड़ोस में ही एक और देश है कि जिसको सीरिया और ऐतिहासिक तौर पर मुल्क शाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं और अलवी भी हैं, मगर सुन्नी लोग मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। चाहे मामला हो LGBTQ का या फिर 1 से ज्यादा निकाह का, इन दोनों ही मामलों में इराक और सीरिया के कायदे कानून भी बाकी अरब देशों की तरह, यानी कि सऊदी अरबिया, कतर और UAE की तरह हैं। इस लिस्ट में अगला देश है टर्की।
टर्की वैसे तो एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ का जो सुन्नी सेक्ट है वो भी पूरी तरीके से हनफी स्कूल ऑफ थॉट से इन्फ्लुएंस है, यानी यहाँ के लगभग सारे ही मुसलमान हनफी मसलक को फॉलो करते हैं। मगर यहाँ का जो माहौल है वो अरब के बाकी मुस्लिम देशों से बहुत ज़्यादा सेकुलर है। उसकी वजह यह है कि ऑफिशियली टर्की न सिर्फ एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश है बल्कि साथ ही साथ ये अपना बॉर्डर, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन और अपना इतिहास सब कुछ यूरोप के साथ शेयर करता है। टर्की का माहौल अरब के बाकी देशों से कितना ज्यादा अलग है इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम मर्द का एक वक्त में एक से ज़्यादा औरतों के साथ निकाह करना जहां एक तरफ ज़्यादातर मुस्लिम देशों में वैलिड है तो वहीं दूसरी तरफ टर्की में इसको पूरी तरीके से पहले ही बैन कर दिया गया है। LGBTQ के मामले में भी भले ही वहां के प्रेसिडेंट यानी रजब तैयब अर्दोगान अक्सर गर्मजोशी में दिखाई देते हैं मगर फिर भी वहां पर इसको लेकर उस तरह के कायदे कानून नहीं हैं और उस तरह का माहौल नहीं है कि जिस तरह के कायदे कानून या जिस तरह की सख्ती बाकी अरब मुस्लिम देशों में पाई जाती है। मलेशिया भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी मेनली शाफई स्कूल ऑफ थॉट यानी शाफई मसलक को फॉलो करते हैं। बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पर भी जहाँ एक तरफ LGBTQ बैन है तो वहीं एक से ज़्यादा निकाह वैलिड हैं। मलेशिया के ही पड़ोस में मौजूद है इंडोनेशिया। ये आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। मलेशिया की तरह ही ये भी एक सुन्नी ही मुस्लिम देश है और साथ ही साथ यहाँ के भी सुन्नी मुसलमान शाफई स्कूल ऑफ थॉट यानी कि शाफई मसलक को फॉलो करते हैं। मगर फ़र्क ये है कि यहाँ के मुसलमान अपने रूट के साथ यानी कि अपने इतिहास और अपने कल्चर के साथ बहुत गहराई के साथ, बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अगर आप लोग इंडोनेशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी देखोगे तो उसमें आप लोगों को न सिर्फ उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन नज़र आएगा बल्कि साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी जीने का तरीका दुनिया के बाकी मुसलमानों के मुकाबले में काफ़ी हद तक मॉडर्न महसूस होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि LGBTQ के मामले में तो यहाँ के कायदे कानून भी दूसरे अरब देशों की तरह हैं, यानी ये पूरी तरीके से बैन है। मगर हाँ, जो एक से ज़्यादा निकाह का मामला है उसमें इंडोनेशिया का केस बिल्कुल टर्की की तरह है, यानी कि यहाँ पर भी किसी भी मर्द के लिए एक से ज़्यादा निकाह करना वैलिड नहीं है बल्कि ये कानूनी तौर पर जुर्म माना जाता है। बात कर लें अब अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप के लोग पाए जाते हैं मगर सुन्नियों की आबादी शिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। यहाँ का जो सुन्नी ग्रुप है वो भी आपस में काफ़ी बिखरा हुआ है मगर फिर भी मेनली जो सुन्नी ग्रुप है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करता है और साथ ही साथ यहाँ पर सूफीज़म का भी गहरा असर पाया जाता है और साथ ही लंबे इतिहास की वजह से यहाँ पर सूफीज़म का यानी कि सूफी विचारधारा का भी गहरा असर पाया जाता है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ पूरी तरीके से बैन है और साथ ही साथ एक से ज़्यादा निकाह करना वैलिड माना जाता है। अगला नाम है उज़्बेकिस्तान का और ये देश भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ के जो सुन्नी लोग हैं वो भी मेनली हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करते हैं। मगर हाँ, याद रहे कि बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ तो पूरी तरीके से बैन है मगर टर्की की तरह यहाँ पर मर्द के लिए एक से ज़्यादा निकाह करने पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। उज़्बेकिस्तान का ही एक पड़ोसी देश है कजाकिस्तान जो एरिया में भी काफ़ी बड़ा माना जाता है। ये भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ की सुन्नी आबादी भी ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान की तरह ही हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करती है मगर टर्की की तरह यहाँ पर भी माहौल काफ़ी सेकुलर है। यही वजह है कि टर्की की ही तरह यहाँ पर न सिर्फ LGBTQ को लेकर कोई सख्त कायदे कानून है बल्कि ये वैलिड है और साथ ही साथ मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज़्यादा शादी करने पर भी बैन लगा हुआ है बल्कि इसको कानूनी तौर पर जुर्म माना जाता है। कजाकिस्तान में ये सेकुलर माहौल होने के पीछे की वजह यह है कि इस इलाके पर एक लंबे वक्त तक सोवियत संघ यानी कि USSR ने राज किया था और उसके दौर की पॉलिसीज और कायदे कानून की वजह से ही कजाकिस्तान का माहौल आज के दौर में बाकी दुनिया के मुस्लिम देशों से पूरी तरह से अलग नजर आता है। अब चलें अगर अफ्रीका की तरफ, तो यहाँ पर जो अल्जीरिया है वो भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ की जो सुन्नी आबादी है वो ज़्यादातर मालिकी स्कूल ऑफ थॉट को यानी कि मालिकी मसलक को फॉलो करती है। ये इलाका एक लंबे वक्त तक फ्रांस के अंडर में रहा था यानी कि फ्रेंच कॉलोनी रहा था। इसी वजह से आज तक यहाँ के माहौल में और यहाँ के सिस्टम में फ्रांस का असर नज़र आता है।
اگلا دیش ہے ٹیونیشیا، اور ویسے تو یہ بھی ایک سنی ہی مسلم دیش ہے، اور یہاں پر بھی الجیریا کی طرح ہی زیادہ تر آبادی مالکی اسکول آف تھاٹ یعنی کہ مالکی مسلک کو فالو کرتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر یہاں پر بھی پابندی ہے، یعنی یہاں پر بھی اس چیز کو بین کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، باقی زیادہ تر مسلم دیشوں کی طرح LGBTQ کو بھی یہاں پر بین کیا گیا ہے۔ بات کریں اگر آذربائیجان کی، تو یہاں پر بھی شیعہ اور سنی دونوں ہی پائے جاتے ہیں، مگر یہاں پر جو میجورٹی میں ہے وہ شیعہ گروپ ہے۔ یہاں کا ماحول بھی کافی سیکولر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مسلمانوں کی زندگی میں بھی کلچر اور ٹریڈیشن کا دخل کافی دکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ علاقہ ایک لمبے وقت تک USSR یعنی کہ سوویت سنگھ کے انڈر میں رہا تھا، اور اسی دور کا ہی اثر آج تک ان علاقوں میں نظر آتا ہے۔ ترکی کی ہی طرح آذربائیجان میں بھی نہ صرف ایک مسلم مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر پابندی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ LGBTQ بھی ویلڈ ہے، یعنی اس کو لے کر بھی اس طرح کے قاعدے قانون نہیں ہیں کہ جس طرح کے باقی عرب دیشوں میں ہیں۔ ایجپٹ کے جس کو اتہاسک طور پر مصر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہاں پر بھی الگ الگ طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں، مگر مینلی یہ بھی ایک سنی مسلم کنٹری ہے، اور یہاں پر خاص طور سے الازہر یونیورسٹی کا کافی اثر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو نہ صرف مسلمانوں کی ہی سب سے مشہور اور سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی مانا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی گنتی پوری دنیا کے اتہاس کی بھی سب سے پرانی یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے۔ باقی عرب دیشوں کی طرح یہاں پر بھی LGBTQ جہاں ایک طرف بین ہے، تو وہیں مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنا ویلڈ مانا جاتا ہے۔ افریقہ کا ہی ایک اور دیش موروکو کے جس کو مراکش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بھی ایک سنی مسلم کنٹری ہے، اور یہاں کی جو سنی آبادی ہے وہ مینلی مالکی اسکول آف تھاٹ مطلب کہ مالکی مسلک کو فالو کرتی ہے، مگر لمبے اتہاس کی وجہ سے یہاں پر صوفیزم یعنی کہ صوفی وچاردھارا کا بھی گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ موروکو میں بھی ترکی اور آذربائیجان کی طرح کسی مسلم مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، جبکہ LGBTQ یہاں پر بھی دوسرے مسلم دیشوں کی طرح بین ہے۔ اب اگر یورپ کی طرف چلیں تو بوسنیا ان یورپین دیشوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہے۔ اس دیش میں مسلمانوں کی آبادی 50% سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں پر بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ مینلی سنی گروپ سے بلونگ کرتے ہیں۔ سنی گروپ میں بھی مسلمانوں کا تعلق الگ الگ نسل اور الگ الگ فیت سے ہے۔ اب کیونکہ یہ تو خود ہی ایک یورپین کنٹری ہے، اسی وجہ سے یہاں پر LGBTQ پوری طریقے سے الاؤڈ ہے، یعنی کہ اس پر کسی طرح سے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دیش میں مسلم مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر بھی پابندی ہے۔ بات کر لیں اگر کوسوو کی، تو ظاہر ہے یہاں کی تو 90% سے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ ایک سنی مسلم یورپین دیش ہے کہ جس کے تار سیدھے طور پر اتہاس میں سلطنت عثمانیہ سے جا کر جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک لمبے وقت تک اس علاقے پر اوٹومن امپائر نے راج کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی زندگی میں اوٹومن امپائر کے کلچر، ٹریڈیشن اور رولز اور ریگولیشنز کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یورپ کے باقی دیشوں کی طرح یہاں پر بھی LGBTQ الاؤڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر بھی بین لگا ہوا ہے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور رائے دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔